हेलो बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। और आई होप आपका जे मेंस का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के लास्ट 30 डेज़ में आपको कैसे तैयारी करना चाहिए वो वीडियो देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको स्क्रीन पर लेके आया हूँ वेस्ट बंगाल जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, जो WBJE बोलते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। ख़ास करके इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, एग्ज़ाम वगैरह का डेट सारा कुछ आ गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वेबसाइट के ऊपर 27 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि आपके सेकंड सेशन जो होगा मेंस का उसके बाद होएगा। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो अनाउंस होएगा, तो वो मैं आपको सेपरेटली एक छोटे से वीडियो में बता दूंगा। फ़िलहाल मैं आपको प्रेस रिलीज़ बता देता हूँ। प्रेस रिलीज़ हुआ है आपका 13 दिसंबर को, और उस प्रेस रिलीज़ में ही आपको अप्रैल 27 को एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर आप WBJE से रिलेटेड फॉर्म भरना चाहते हैं और एक बैकअप तैयार करना चाहते हैं, ताकि अगर मान लीजिए आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गया है, या फिर आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी ट्राई करना चाहते हैं WBJE के अंदर, या फिर आप WBJE से ही है, वेस्ट बंगाल से ही हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ें एक एक करके बात करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ। ये WBJE का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, WBJE 2025 का, और इसमें हम लोग एक एक करके बहुत सारी बातें करेंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन सबको पता है, एक ही दिन एग्ज़ाम होता है WBJE का। 27 अप्रैल 2025 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप ये डेट कहीं भी नोट करके रख सकते हैं अगर आप WBJE का प्लान कर रहे हैं। और इसमें हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे मेनली फोकस करके। आर्किटेक्चर और फार्मेसी आप जाके बुलेटिन देख सकते हैं, थोड़ा बहुत बात हम कर लेंगे। तो जो भी ये कॉमन इंट्रेंस टेस्ट होता है, CET बोलते हैं, UG कोर्सेज़ के लिए, और वो फार्मेसी और आर्किटेक्चर में भी होता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अलावा। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे आपको समझना होगा कि कैसे आपको इसमें एडमिशन करना है, सारा कुछ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और जब फॉर्म आ जाएगा, एक बार डिटेल में फॉर्म आएगा, तो मैं उस समय भी आपको डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वन बाय वन, सेक्शन बाय सेक्शन हम लोग बात करेंगे और चलेंगे उसके लिए। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। वो कुछ इंस्ट्रक्शन में ये है कि आपको wbjeb.nic.in पर जाके अपना एक जेन्युइन एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। कोई भी डुप्लीकेट फॉर्म नहीं डालना है, जैसा कि मैंने जेई मेंस में ही बताया था कि आप डबल रजिस्ट्रेशन मत करना। आपके लिए एक वैलिड मोबाइल नंबर और यूनिक ईमेल आईडी का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप कम्युनिकेट करोगे। बाकी डिटेल्स जो नाम होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल या डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप बाद में भी चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी सरकमस्टांसेस के अंदर, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है। ये आपकी आइडेंटिटी से ही रिलेटेड है, तो डेफिनेटली वो आपको काम आता है। और आप कोई भी चीज़ जो आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको, चाहे वो एप्लीकेशन नंबर मिल रहा है या पासवर्ड है या सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह है, आप ये किसी के साथ ना शेयर करें तो बढ़िया होगा। हर एक कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि आप स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर या फ़ोटो का आप रख सकते हैं, ताकि आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा तो उस समय आप आराम से वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। एक करेक्शन पीरियड भी दिया जाएगा, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन आप कर सकते हैं, राइट। और वो करेक्शन आप जाके कर सकते हैं। बाकी पेमेंट जो है आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI QR कोड जो भी है वो आप कर सकते हैं। बट पेमेंट कितना करना है वो आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेल मेंबर्स के लिए आपको 500 रुपये पे करना होगा, फीमेल मेंबर्स 400 रुपये, और थर्ड जेंडर जिनका मेल और फीमेल के अलावे जेंडर है वो 300 रुपीज़ पे कर सकता है। सिमिलरली SC ST OBC AB EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन PW TFW, अगर इस कैटेगरी में अगर आप कहीं लाई करते हैं तो आपको मेल को 400 रुपया, फीमेल को 300, और थर्ड जेंडर को 200 रुपया पे करना होगा, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये फ़ी अगर आप एक बार पे करेंगे तो बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है, तो आप ये उम्मीद मत करना। और एक गाइडलाइन रहती है कि हमेशा बैंक के साइड के फेलियर को ध्यान में रखते हुए आप पेमेंट हमेशा रजिस्ट्रेशन के राइट आफ्टर आप कर दे, तुरंत कर दे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और कंफर्मेशन पेज जो उसके बाद मिलता है, और एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा, उसको सेफ कस्टडी में रखना है, क्योंकि जब कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और कोई भी बोर्ड से रिलेटेड अपडेट आता है तो आप WBJE की वेबसाइट पर जा कर के ये चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, जो भी रैंक लिस्ट आता है वो सारा कुछ आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ये कंटेंट है इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो डिटेल्स है। हम लोग सबके बारे में एक एक करके बात तो नहीं करेंगे, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है
हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एक एग्ज़ाम का डिस्क्रिप्शन है, बेसिक डिस्क्रिप्शन है। एग्ज़ाम का शेड्यूल की अगर हम डायरेक्टली बात करें तो आप देख सकते हैं ये शेड्यूल जो है 27 अप्रैल को है। और पेपर 1 जो है आपका मैथमेटिक्स 11 बजे से 1 बजे तक होने वाला है, 2 घंटे का पेपर है ये। और पेपर 2 जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है वो आपका 2 बजे से 4 बजे तक होने वाला है। तो 2 पाली में ये आपका एग्ज़ाम ख़त्म होएगा, एक लंच के पहले है, एक लंच के बाद है। और ये थोड़ा सा जो डेट है अभी तो फिक्स्ड है, डिक्लेयर किया हुआ है, बट अगर कुछ अनअवॉइडेबल या इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो वहाँ पर ये डेट चेंज भी हो सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि पहले आपका मैथमेटिक्स होने वाला है 2 घंटे, और उसके बाद 2 घंटे में केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों साथ में होने वाला है। आपको एक OMR सीट दिया जाएगा जनरल मेरिट रैंक के लिए, और उस OMR सीट को आपको भरना है और उसमें आपको फिल करना है। क्वेश्चन का पैटर्न अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं सारे, और उसमें आपको अलग अलग कैटेगरी रहेगी। फॉर एग्जांपल मैथ में आपको 50 क्वेश्चन जो है कैटेगरी 1 में मिलेगा, राइट, जिसमें से आपको 1 मार्क हर एक क्वेश्चन का रहेगा, और 1/4 यानी 25% मार्क आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सेक्शन 2 की कैटेगरी 2 की बात करेंगे मैथमेटिक्स में तो 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट करने के, और 25% यानी कि आधा नंबर आपका कटेगा अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं। उसके बारे में ही बात करेंगे डिटेल में। कैटेगरी 3 में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के अंदर, और हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क है, और आपको कोई नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। तो थर्ड कैटेगरी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो मैथ में पूछे जाएंगे वो 75 होगा, और टोटल मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं 100। क्योंकि ये मैथमेटिक्स अलग से सेपरेटली 2 घंटे का होता है, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में होता है, तो आप देख सकते हैं सिमिलरली फिजिक्स का स्ट्रक्चर भी वैसा ही है कि 30 क्वेश्चन कैटेगरी 1 में, 5 क्वेश्चन कैटेगरी 2 में, और 5 क्वेश्चन कैटेगरी 3 में पूछा जाएगा। सिमिलरली केमिस्ट्री का भी उतना ही है। तो टोटल फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 40-40 क्वेश्चन और 50-50 नंबर का होगा। तो टोटल 100 + 100 200 नंबर का आपका ये दोनों पाली में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ये आप ज़रूर नोट कर लें, इस टेबल को कहीं पर आप प्रिंट लेकर भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ये आपको बहुत काम भी आएगा, और वहाँ पर आप ये कर सकते हैं। सिलेबस की बात करेंगे तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपका मोड ऑफ आंसरिंग जो होगा वो आप ऑब्वियसली OMR सीट पे जो मशीन रीडेबल ऑप्टिकल मशीन रीडेबल रिस्पांस शीट होती है उस पे आप मार्क करेंगे, और उसी से आपको इवैल्यूएट किया जाएगा। और जो मार्क करेंगे वो आप ब्लू या ब्लैक इंक बॉल पॉइंट पेन से ही कर सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है लास्ट मोमेंट पर, बट अभी आप जान लो, बाद में दोबारा से आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी रहेगा। और कहीं भी आप कोई सर्कल बबल कोई भी ओवर राइटिंग या स्क्रैचिंग या इरेजिंग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है, और आपका हो सकता है OMR इवैल्यूएट ही ना हो, राइट। तो जो भी मार्किंग आप करेंगे वो बिल्कुल भी एडिटेबल नहीं है, ना चेंज कर सकते हैं ना इरेज कर सकते हैं, कोई भी तरीके से आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्कोरिंग वाला आता है कि कैटेगरी 1 के जो क्वेश्चंस है जो आपने टेबल में ऊपर देखा था, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, तो इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी 1 में 1 मार्क और 25% डिडक्शन, कैटेगरी 2 में 2 मार्क 25% डिडक्शन, कैटेगरी 3 में 2 मार्क्स, कोई डिडक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसी के बारे में डिटेल है यहाँ पर कि अगर आप एक ऑप्शन करेक्ट है इसमें कैटेगरी 1 में, केवल एक ही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक करेक्ट होएगा और करेक्ट पे आपको 1 मार्क मिलेगा। लेकिन अगर आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्स मार्क करते हैं तो आपको 25% यानी कि 1/4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए आपको डिडक्ट होगा। अगर आपने मोर देन 1 ऑप्शन चूज़ कर लिया, अगर उसमें आपका सही आंसर भी है, तब भी आपको -25% ऑफ द मार्क्स मिलेगा, राइट। अगर आप मार्क्स को बिल्कुल ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। कैटेगरी 2 की बात करते हैं, इसमें भी एक ही ऑप्शन करेक्ट है, और करेक्ट रिस्पॉन्स अगर आप करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर इनकरेक्ट रहता है तो आपको आधा नंबर यानी कि 25% उस क्वेश्चन के मार्क्स का डिडक्ट किया जाएगा। अगर आपका कोई भी अदर कॉम्बिनेशन होता है करेक्ट आंसर के अलावा, अगर उसमें मान लीजिए करेक्ट ऑप्शन भी आपने मार्क कर दिया है, तब भी आपको 25% नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। तो ध्यान रखिए, इस कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में केवल एक करेक्ट है, मल्टीपल चॉइसेस दिए हुए हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। कैटेगरी 3 की बात करते हैं, एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इसीलिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आपने सारे मार्क्स जो है करेक्ट मार्क कर लिए तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कोई अदर कॉम्बिनेशन जिसमें आपका आंसर गलत हो जाता है तो वो आपको जो गलत आंसर अगर है तो आपको 0 मार्क देगा। अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन आपने मार्क किए, 2 करेक्ट है उस तरह के केसेस में,
तो पार्शियली करेक्ट आंसर्स का भी इसमें मार्क मिलता है। अगर पार्शियली करेक्ट आप मार्क करते हैं, जैसे आपने सारे मार्क्स नहीं कर पाए राइट, और कोई गलत ऑप्शन भी मार्क नहीं किया, तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 2 गुने नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस मार्क्स मार्क्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर मान लेते हैं कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें से 2 करेक्ट आंसर थे और आप एक ही मार्क पाए, 2 मार्क नहीं कि आपने एक ही मार्क किया, तो आपको 2 गुना 1/2 यानी कि 1 नंबर आपको मिलेगा। लेकिन अगर वहीं अगर आपने 2 आंसर कोई करेक्ट था और आपने 2 कोई गलत, एक सही और एक गलत मार्क कर दिया, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेगा। बाकी आपको पता है WBJE के बारे में शुरू से ही कि कोई भी आपको एक कॉमन रैंक लिस्ट जो है आपको कहीं भी नहीं दिखेगा पब्लिक के अंदर, वेबसाइट पर भी पब्लिश नहीं होता। इंडिविजुअल स्कोर्स आपको मिलेंगे और इंडिविजुअल कैंडिडेट्स अपना रैंक देख सकता है, अपना रैंक कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी जो इंडिविजुअल कैंडिडेट का होता है उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा किया जाता है, तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें। जनरल मेरिट रैंक लिस्ट बनेगा आपका और उसके बेसिस पर आप एडमिशन कर सकते हैं। फिर कैटेगरी वाला बनता है जो सेपरेट बनता है। सिमिलरली फार्मेसी और अदर कैटेगरी का भी बनता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर टाई ब्रेकर होता है तो ये रूल आप 2 मिनट पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये टाई ब्रेकर का रूल है और उसके बेसिस पर रैंक जो है डिसाइड किया जाएगा। तो ये जनरल मेरिट रैंक में क्या रूल रहेगा, उसके बाद ये फार्मेसी वाले में क्या रूल रहेगा, ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस एग्ज़ाम को अपीयर करने के लिए आपके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, वो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सिटीजनशिप ऑब्वियसली इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, या फिर जो OCI होता है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जो लोग अनरिजर्व सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा में, वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आपको डॉक्यूमेंट फर्निश करना पड़ेगा। और कैंडिडेट जो है ऑब्वियसली बात है 12th का बोर्ड जो है पास करना चाहिए या अपीयरिंग होना चाहिए उसी साल। तभी जैसे आप 2025 में अप्रैल में एग्ज़ाम दोगे, तो इस साल अगर आप अपीयरिंग हो तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम ये दे सकते हो, एलिजिबल हो। इसमें लोअर एज लिमिट जो है 17 साल है और ये 31/12/2025 तक आपका हो जाना चाहिए। और कोई भी कैंडिडेट 31/12/2008 के पहले का बॉर्न होना चाहिए, राइट। तो अभी अपन 2025 में है, तो आपको यहाँ से जोड़ के पता चल ही गया होगा। तो ये इसमें कोई अपर एज लिमिट बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो बट ये एक चीज़ है कि कोई अगर मरीन इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो वहाँ पर एक 25 साल का रेस्ट्रिक्शन है। 31/12/2025 तक वो 25 साल तक का होना चाहिए। तो कहने का मतलब 2000 के आसपास उसके पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप मरीन इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, जो बहुत पॉपुलर है वेस्ट बंगाल के अंदर। एकेडमिक क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, कोई ख़ास उतना है नहीं डिटेल में, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। AICTE का कुछ क्राइटेरिया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल में होगा तो हम लोग बात करेंगे। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह के लिए कुछ है यहाँ पर क्राइटेरिया, तो आप देख सकते हैं। तो अलग अलग क्राइटेरिया है यहाँ पर अलग अलग डिग्री के लिए। तो आप जिस अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग डिग्री कौन से ऐसी डिग्री है यूनिवर्सिटी वाइज और उसका क्या क्राइटेरिया है, वो ही आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे टॉप पे जो है जादवपुर यूनिवर्सिटी को बोला जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और फार्मेसी के कोर्सेज़ रहते हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा है, यहाँ पर सारे बीटेक कोर्सेज़ रहते हैं, जिसमें जूट और फाइबर टेक्नोलॉजी भी होता है। तो उनके कुछ एडिशनल क्राइटेरिया होते हैं, वो आप यहाँ पर 1 बाय 1 देख सकते हो। आपको किस में जाना है वो बहुत मैटर करता है। जादवपुर सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। फिर उसके बाद विधान चंद्रा कृषि विश्वविद्यालय, ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है। फिर उसके बाद उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय है, आलिया यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी है। तो आप यहाँ पर 1 बाय 1 एक यूनिवर्सिटी को चेक कर सकते हो, उसके क्राइटेरिया चेक कर सकते हो और वहाँ पर आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है आप उसमें ले सकते हो। तो टेबल वाइज जो भी रिक्वायरमेंट रहता है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए और उसके लिए आपको क्या मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, वो चीज़ें आप कर सकते हैं। अब इसमें ये बात किया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चाहिए। डोमिसाइल मतलब अगर आप वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर अगर आप वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल क्लेम करते हैं कि आप वहाँ के रहने वाले हैं, भले आप वहाँ रहते हो या नहीं रहते हो ये कोई मैटर नहीं है, तो वहाँ के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जैसे DM हो गया,
एसपी हो गया, कमिश्नर हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया। तो इनमें से किसी भी गैजेटेड ऑफिसर के साथ आपको वो फॉर्म जो है वो साइन होना चाहिए। परफॉर्मा A1 और B जो आगे हम लोग बात करेंगे, वो साइन करके आप दे सकते हैं, तो आपका आराम से हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स, ये चीज़ें आपका जब रैंक और लिस्ट वगैरह आ जाएगा तो उसके बेसिस पर डिटेल में वो रिलीज़ होता है, वो आप देख सकते हैं। रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पर आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, रिजर्वेशन वगैरह का क्या क्राइटेरिया। ऑब्वियस सी बात है, कैटेगरी है तो वहाँ पर रिजर्वेशन थोड़ा बहुत होगा ही होगा। तो उसमें डोमिसाइल रिजर्वेशन अलग होता है, कैटेगरी रिजर्वेशन अलग होता है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कम्बरसम होता है। तो आप जिस कैटेगरी के हैं, जिसमें आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर आप आराम से इसमें कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि क्या हम जेई की मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं? तो आंसर है हाँ, ले सकते हैं बिल्कुल। अप टू 10% ऑफ अप्रूव्ड सीट्स, जितने भी सेल्फ फाइनेंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज वेस्ट बंगाल में है, जो खुद के पैसे पे चलती है, वहाँ पर आप 10% सीट्स पे बिल्कुल भी ले सकते हैं। और वहाँ पर अपना एक क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप उस मेरिट लिस्ट में आ करके वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ट्यूशन फी वेवर, मतलब आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा कि नहीं भी, ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ट्यूशन फी वेवर स्कीम होता है, और वो ऐसे लोगों के लिए होता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं या मेरिटोरियस हैं, उनके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होना चाहिए, राइट। और वो स्टूडेंट जो है डोमिसाइल होना चाहिए वेस्ट बंगाल में, यानी कि वहाँ का रहने वाला होना चाहिए। तो केवल ट्यूशन फ़ी पे आपको वेवर मिलेगा, कोई और फ़ी पे आपको वेवर नहीं मिलेगा। तो आपको उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर TFW यानी कि ट्यूशन फ़ी वेवर के लिए आप क्लेम करते हैं। और वो जो है, आपको कोई भी जो ये गैजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर बोलते हैं, उससे आपका वो डुली साइंड एंड अटेस्टेड होता है। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दिए गए हैं कि कोई भी काउंसलर, कमिश्नर, जो म्यूनसिपल कमिश्नर वगैरह होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वगैरह होते हैं, जैसे MLA हो गया, MP हो गया, तो उनका एक्सेप्टेबल नहीं होता है। पंचायत सिस्टम वगैरह का एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो कोई भी लीगल जुरिस्डिक्शन, यानी कि कोई भी आपका लीगल डिस्प्यूट है, चाहे पेपर से रिलेटेड हो, कोई भी हो, तो कोलकाता में ही, जुरिस्डिक्शन ऑफ कोलकाता में ही डिस्कस होएगा, और वहाँ पर ही आपको उसका निदान भी मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन का क्या है। आपको ऑब्वियस सी बात है, जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं वो सबमिट करने हैं। और जब भी आप ये सब डिटेल सबमिट कर रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान रखें कि आप स्पेलिंग, मोबाइल नंबर, नाम, सारा कुछ प्रॉपरली ध्यान रख के भरे। और जो भी आप पासवर्ड वगैरह जनरेट करते हैं, जो भी मेल आईडी देते हैं, कहीं ना कहीं नोट कर लें। मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल में नोटपैड या किसी भी ऐसी जगह पे नोट कर ले जो आप बाद में उसको एक्सेस कर पाए, राइट। कोई भी एजेंसी कोई भी गलती करते हैं तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता है। और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के थ्रू ऑब्वियस सी बात है रिकवर कर सकते, कोई और तरीका नहीं होता है, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन वगैरह जब आप भरने लगेंगे, डिटेल में आएगा, तो उस समय आपको वो फ़ोटो, इमेज वगैरह भी अपलोड करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम फ़ी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो जब आप पूरा सब कुछ भर लेंगे, तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा, और कंफर्मेशन करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन पेज मिलेगा, और उस पेज को आपको प्राप्त करके, रिसीव करके रखना है। करेक्शन जो होगा, तो उसमें प्राइमरी चीज़ें आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि नाम अपना चेंज नहीं कर पाएंगे, फादर्स नेम चेंज नहीं कर पाएंगे, मदर्स नेम चेंज नहीं कर पाएंगे, डोमिसाइल और डेट ऑफ बर्थ, ये जो प्राइमरी डेटा होता है, ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अगर ये चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन उस समय आता है, और वो इन्फॉर्मेशन आप आराम से करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा बेसिकली तो वो आप कर सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है कि वो करेक्शन जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। और जब भी एडमिट कार्ड वगैरह आएगा, आप एडमिट कार्ड वगैरह उसके बाद डाउनलोड कर सकते हैं, जब आप ये चेंजेस वगैरह करके कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे होता है। तो वो चॉइस के जोन्स पूछे जाते हैं आपसे, और उसके बेसिस पर आपके जो है सीट अलोकेट हो जाएंगे। वैसे तो इसमें जो चलता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस चलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो एग्ज़ाम जोन्स कई बार ऐसा होता है कि मर्ज हो जाता है। तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको जो वाला सेंटर नहीं मिला जो मिलना चाहिए, बट ठीक है, जो सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस होता है वो आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम जोन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे में। इवैल्यूएशन के लिए आप देख सकते हैं, मॉडल आंसर कीज़ होते हैं, उसके बेसिस पर आप चेक कर सकते हैं आपका कितना करेक्ट हुआ।
और आप चैलेंज भी कर सकते हैं आंसर सीट के लिए, जो भी टाइम आपको दिया जाएगा 500 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से, और बैंक का जो सर्विस चार्ज रहेगा आप उसके हिसाब से अपना कोई भी क्वेश्चन क्लेम कर सकते हैं। और उस क्लेम में भी बोर्ड का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और आपके कोई भी और क्वेरी को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। आपको OMR सीट जो है अवेलेबल रहेगा, आप उसका फ़ोटो खींच ले या डाउनलोड करके आप रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, राइट। तो पर क्वेश्चन 500 रुपीज़ आप और बैंक चार्जेस के साथ ही क्लेम कर सकते हैं, राइट। और अल्टीमेटली यही होता है कि बोर्ड जो डिसीजन देता है वो आप जो है अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट को कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है, कोई चीज़ें जानना है, तो info@webjeeb.in पे आप 24 घंटे के अंदर डिक्लेयर जब रिज़ल्ट होएगा तो आप क्वेरी डाल सकते हैं, और आप आराम से वो जो भी क्लेम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई भी सेल फ़ोन या उसका जो फ़ोटो वगैरह होगा वो वैलिडेट नहीं होता है। जो भी ओरिजिनल आपके कंफर्मेशन पेजेस या एडमिशन कार्ड्स, रैंक कार्ड्स वगैरह होते हैं वो आपको फर्निश करने पड़ेंगे। कैटेगरी है या डोमेस्टिक है या डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह है, उनका प्रिंट आउट निकालिए जो पोर्टल पे है, और वो लेके जाइए, वो आपका वहाँ पर वैलिड होएगा, ठीक है। तो कंफर्मेशन पेज वगैरह ये सारा कुछ आपको, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप उसे रख सकते हैं, आप उसे कहीं फेंके नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आप काउंसलिंग के टाइम पर डाउनलोड करेंगे या रहेगा, उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट रिक्वायर करता है डुप्लीकेट रैंक कार्ड के लिए, तो 60 डेज़ आफ्टर रिज़ल्ट, जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 500 रुपया ईच डॉक्यूमेंट के लिए वो पे करके वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड को पे करके वो ले सकता है। काउंसलिंग उसके बाद होने वाला है, वंस योर सीट इज़ अलोकेटेड, तो आराम से रैंक के बाद आप कर सकते हैं ये। सो अभी हम लोग अपेंडिक्स भी बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे फॉर्म हैं, और उस फॉर्म को क्विकली हम लोग देख लेंगे। तो ये फॉर्म A1 है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का है, अलग अलग अथॉरिटी के लिए अलग अलग है। तो ये वन बाय वन आप जा सकते हैं, जो मैं मेन पॉइंट पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये रैंक से रिलेटेड है, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपका कैटेगरी क्या है उसके बेसिस पर सारे फॉर्म अलग अलग हैं। अब ये जो है इसमें क्वालिफ़िकेशन दिया गया है कि अंडर ग्रेजुएट या डिप्लोमा डिग्री के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या क्या आपका मैंडेटरी कोर्सेज़ हैं, राइट। और उसके रिलेवेंट में कोई और कोर्सेज़ है तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं आप यहाँ पर। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए है, जो AICTE अप्रूव्ड है, वो यहाँ पर हैंडबुक है डिटेल में। तो वन बाय वन आप जाके देख सकते हैं कौन सा कोर्सेज़ कौन से यूनिवर्सिटी में मतलब कौन से इसमें ऑफ़र हो रहा है, तो वो चीज़ें देख सकते हैं। मेन हम लोग आते हैं अब सिलेबस के ऊपर। सिलेबस JEE मेंस से के आसपास रहता है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको पता है, 2 घंटे में एक में आपका 50 क्वेश्चन, एक में आपका 75 क्वेश्चन है, और एक में आपका 80 क्वेश्चन था, 40 इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली। तो वो आपको सॉल्व करने होते, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिलेबस थोड़ा सा उसी टाइप का रहेगा। तो अलजेब्रा में APGP वही सब है, लॉगरिथम है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैथमेटिक्स के अंदर पॉलिनोमियल है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। ये मतलब JEE मेंस का सिलेबस है। बाइनोमियल, मैट्रिक्स, सेट रिलेशंस, रिलेशन इन प्रोग्रेशन, इक्विवेलेंस, स्टैटिस्टिक्स, ट्राइगोनोमेट्री। तो जो JEE मेंस को प्रिपेयर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस में डिफरेंशियल है, रोल्स थ्योरम, इंटीग्रल, तो ये सारा JEE मेंस का ही सिलेबस है, वेक्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। तो अगर आप JEE मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेधड़क आप WBJEE बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स के अंदर बात करते हैं, वही फिजिकल वाला यूनिट डायमेंशन वगैरह जो होता है, काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, ये जो मोशन है, सेंटर ऑफ मास है, कनेक्टेड सिस्टम, फ्रिक्शन वगैरह, ग्रेविटेशन, बल्क प्रॉपर्टीज़, इलास्टिसिटी वगैरह जो है, विस्कोसिटी, थर्मोडायनामिक्स है, फिर आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो JEE मेंस के फिजिक्स के सिलेबस है, मैग्नेटिक्स वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह, ऑप्टिक वगैरह, ये सारा कुछ ऑप्टिक 1 2 सब है। तो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों है। तो JEE मेंस का ही ऑलमोस्ट सिलेबस है। और केमिस्ट्री के अंदर भी आप देख सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी हो गया, ये सारे केमिस्ट्री के सिलेबस बिल्कुल एज इट इज़ है। इसमें NCERT आप फॉलो कर सकते हैं, और NCERT अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत आसानी से आपका
हो जाएगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। ये सिलेबस बिल्कुल जेई मेंस का ही सिलेबस है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा बेसिक सा ये है कि सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट या पैन कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड आपको लाने हैं, कंफर्मेशन पेज वगैरह उसी का है। एग्ज़ाम के टाइम पर आप कोई चीटिंग ना करें, गलत ओएमआर से सीट मार्क ना करें, ये सब चीज़ों का यहाँ पर आपको गाइडलाइन दिया गया है। जो जोनल कोड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन से जोन का कौन सा कोड है, और वो आप एग्ज़ाम के टाइम पे भर सकते हैं कि आप जिस भी जोन से बिलोंग करते हैं। कोलकाता का आप देख सकते हैं, हावड़ा, कोलकाता, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जोन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। डिसेबिलिटी के लिए यहाँ डिफ़ाइन किया गया है कि कौन सा डिसेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया होता है, ताकि जब आप क्लेम करें तो वहाँ पर आपको पता हो। तो इंस्टीट्यूशन वाइज कोर्स सीट्स यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। और ये चीज़ें आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं डिटेल में। और कौन से बोर्ड्स यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जो जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर लिस्टेड है। तो सारे स्टेट के जो एप्लीकेबल स्टेट बोर्ड्स हैं, सीबीएसईज वगैरह हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा, और यहाँ से आप वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमने पूरा का पूरा जो WBJE का स्ट्रक्चर होता है, फीस स्ट्रक्चर, कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, क्या प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी है। तो अगर आपको कहीं पर लगा है कि ये चीज़ें आप समझे नहीं, तो आप दोबारा वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ अभी, और आपको बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है, बहुत सारे हेल्प मिलने वाले हैं। चाहे आप जेईई मेंस दे रहे हो, जेईई एडवांस दे रहे हो, या कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो आपको काफ़ी सारी गाइडलाइन मिला हुआ है। कोई भी क्वेरी है तो ईमेल दे रखा है मैंने एक जोसा काउंसलिंग करके, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का निदान हो, रिजॉल्व हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।